नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आज पहले बात करेंगे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। आजकल 2024 की इस फिजा में चुनावी माहौल चल रहा है। बांग्लादेश में चुनाव निपट गए, भूटान में चुनाव निपट गए, अब बारी पाकिस्तान की है। एक और वो आम चुनावों की ओर तरफ बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान में बलूच मूल के लोगों का विरोध प्रदर्शन भी इन दिनों तेज हो गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के लोग इस बात से नाराज हैं कि उनके यहाँ आए दिन लोगों को अगवा किया जाता है, जिसके बाद उनका पता ही नहीं चलता। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज़ादी की मांग बहुत पुरानी रही है और उस मांग को कुचलने के लिए पाकिस्तान की सेना पर हमेशा ही बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार का आरोप लगता रहा है और ये सिलसिला पाकिस्तान की आज़ादी के बाद से ही बना हुआ है। इन दिनों इस्लामाबाद में कड़ाके की सर्दी के बीच बलूच समुदाय के करीब 400 लोग नेशनल प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए हैं। कल इस्लामाबाद में उनके इस प्रदर्शन को 50 दिन पूरे हो गए। बलूच यक जिहादी कमेटी के अगुवाई में ये सभी लोग बलूचिस्तान में सेना के हाथों लोगों को हत्या और लोगों के अगवा होने के बाद उनके लापता होने का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों में आधे महिला और बच्चे भी हैं, जो कभी टेंट तो कभी खुले आसमान के नीचे बैठकर अपना विरोध पाकिस्तान की हुकूमत से जता रहे हैं। इनमें से अधिकतर वो हैं जिनके परिवार के लोग या तो हिरासत में मारे गए हैं या अगवा कर लिए गए हैं और फिर उनका अभी तक पता ही नहीं चला। इन लोगों की ये भी शिकायत है कि कई बलूच लोगों को आतंकवाद निरोधक विभाग पकड़ कर ले जाता है और फिर अत्याचार कर उनसे आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का कबूलनामा लिखवा लेता है। इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही मानवाधिकार कार्यकर्ता मेहरांग बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से अपना दर्द लोगों तक पहुंचाया है। इसको आपको जरूर सुनना चाहिए। बलूच यकजहती कमेटी की जानिब से बलूच नस्ल कुशी के खिलाफ जारी इस तहरीक का आज 47वां दिन है। ये तहरीक बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान में जितने महकूम अक़वाम हैं उन सब की एक मुश्तरका आवाज़ बनकर उभरी है और इस तहरीक से जुड़े हुए हर उस शख्स का मैं दिली मशकूर हूँ जिन्होंने इन औरतों, बच्चों और बूढ़ों के दर्द को समझा और इनकी तकलीफ़ को समझा और जबरी गुमशुदगी जैसे गैर इंसानी अमल को के ख़िलाफ़ हमारे हम आवाज़ बने। इस तहरीक के आज 47वें दिन में हुकूमती संजीदगी का आलम यह है कि हमारे जायज़ मुतालबात को पूरा करने के बजाय जबरी गुमशुदगी के शिकार अफराद को अदालतों में पेश करने के बजाय एक पूरी स्टेट की मशीनरी हमारे ख़िलाफ़ लगाई गई है, जहां मिस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए इस जेन्युइन पुरअमन तहरीक के ख़िलाफ़ नेगेटिव कैंपेनिंग की जा रही है। और इसी तरह इस तहरीक के चलते हुए इंटरनेट शट डाउन किया गया है और वो मीडिया जो यहाँ बैठी हुई औरतों और बच्चों को कवरेज देने से कासिर थी, वही मीडिया पूरे नेगेटिव कैंपेनिंग में इन्वॉल्व है, जो जबरी गुमशुदगी को जस्टिफाई कर रही है, जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स को जस्टिफाई कर रही है, जो मासूम लोगों की कत्लेआम को जस्टिफाई कर रहे हैं। मगर इस तहरीक में किससे जुड़े हुए हर वो शख्स जो हमारे बयानिए के साथ है, वो हमारी क़ुव्वत है, हमारी ताकत है। इस तहरीक से जुड़े हुए हर शख्स को आज हरासगी का सामना है, थ्रेटनिंग का सामना है। यहाँ मौजूद मुझ समेत तमाम अफराद जबरी गुमशुदगी के शिकार अफराद की लिस्ट में आ सकते हैं। और बलूचिस्तान के इस उबलते मुद्दे पर हमने बात की पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार इम्तियाज़ आलम से। यकीनन बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सनस के मामले पे ये तुर्बत से आए हुए ख्वातीन और बच्चे एहतजाज कर रहे हैं कई रोज़ से इस्लामाबाद में। इससे पहले भी वो एहतजाज करते रहे हैं और इस दफ़ा उनकी बात पूरे पाकिस्तान में सुनी जा रही है। पंजाब से और दीगर सूबों से भी लोग मिसिंग पर्सनस के मामले पे तशवीश का इजहार कर रहे हैं और सॉलिडारिटी का इजहार भी कर रहे हैं। और हमें देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस बारे में काफ़ी ज़ोरदार पोजीशन ली है और मिसिंग पर्सन का केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से मौजूद है, जिसमें रिपोर्ट जमा कराई जा चुकी है जो मिसिंग पर्सन का कमीशन है उसकी जानिब से। और अभी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग उस पर जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर भी जारी किया है कि इन्हें पुरअमन एहतजाज का मुकम्मल हक है और इन पर किसी तरह का तशद्दुद या मुदाखलत इनके पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के हक में के ख़िलाफ़ न की जाए।
तो मैं समझता हूँ कि इस बार पहले भी ये धरना देते रहे हैं और लॉन्ग मार्चेस करते रहे हैं, लेकिन इस बार लगता ये है कि अदलिया ने भी इनकी बात सुनी है और पंजाब के और इस्लामाबाद के शहरियों की जानिब से भी इनकी काफ़ी मदद की जा रही है। काफ़ी ये संगीन मामला है, इसमें काफ़ी लोग मिसिंग पर्सन की फहरिस्त पे हैं, जिस पे कमीशन ने कुछ पे काम किया, कुछ पे नहीं हो सका है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मफरूर हुए हैं या मारे गए हैं। अब वो उनमें से कितने कुछ अभी इस वक्त जेलों में भी हैं, गिरफ्तार हैं, और कुछ को शायद पेश कर दिया जाए। तो उम्मीद ये है कि भाई ये अब मिसिंग पर्सन वाली बात किस बतदरीज इसका हल कोई निकलता नजर आता है। बलूचिस्तान में आज़ादी का संघर्ष कई कई साल पुराना है और ये बलूच लोगों की मांग आज जो दिखाई दे रही है ये आज की नहीं है। बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने 1948 में कब्जा किया और तब से ही वहाँ अलगाववाद और एक आज़ाद बलूचिस्तान बनाने का आंदोलन चलता आ रहा है। पाकिस्तान के बनने के बाद से बलूचिस्तान में कम से कम 5 बड़े बागी आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन सभी को पाकिस्तानी सेना ने कुचल कर रख दिया। पाकिस्तान की सेना पर बलूचिस्तान में बड़े अत्याचार करने के आरोप लगते रहे हैं। करीब 1.5 करोड़ की आबादी वाला बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे गरीब इलाकों में से है, सबसे खूबसूरत भी है और सबसे गरीब भी है। ये तब है जब ये पूरा इलाका प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल, कोयला, सोना, तांबा और गैस के लिहाज से काफ़ी समृद्ध और पाकिस्तान सरकार को इनके ज़रिए बड़ी आमदनी होती है। बलूच समुदाय की शिकायत रही है कि उसके कुदरती संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसे उसका कुछ भी हिस्सा नहीं मिलता। उसको केवल ठन ठन गोपाल उसकी तरफ इशारा किया जाता है। पाकिस्तान का सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण ग्वादर बंदरगाह भी बलूचिस्तान में ही है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ता है। ये बंदरगाह पाकिस्तान से होते हुए दक्षिण पश्चिम चीन से जुड़ता है और चीन के लिए अरब सागर तक जुड़ने का ये बहुत बड़ा जरिया है। इस्लामाबाद में बलूच समुदाय के लोगों का जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसके समर्थन में पंजाब और बलूचिस्तान के कई हिस्सों में और सिंध में, कराची में भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। यानी इस प्रदर्शन को और जगह भी सपोर्ट अब पूरे पाकिस्तान में मिलता दिखाई दे रहा है। यही नहीं, दूसरे देशों में भी बलूच समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और दक्षिण पश्चिम एशियाई मामलों के जानकार, बहुत ही रिनोन्ड वॉइस कमर आगा साहब जुड़ रहे हैं। आगा साहब, पहला सवाल यह कि पाकिस्तान में बलूच समुदाय के जो विरोध प्रदर्शन है उस पर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान की सेना और पुलिस पर जाति के जो आरोप लगते हैं वो कितने सही हैं? देखिए, ये बलूचिस्तान जब से पाकिस्तान के कब्जे में आया, बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। वहां पे अकबर बुगटी और दूसरे रूलर्स थे, छोटे बड़े, और वो चाहते थे अलग रहें या भारत के साथ मिलके रहें। ये उनकी पॉलिसी थी। ये भी और फिर उसके अलावा वहां पे भी खैबर पख्तूनख्वा, जिसको कि हम लोग पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे, सिंध भी नहीं था। पंजाब में भी नेशनलिस्ट मूवमेंट था, लेकिन ये कि बाद में उन्हीं ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की। पाकिस्तान पंजाब सबसे बड़ा प्रांत था और उसने कब्जा कर लिया पूरे मुल्कों में, और इन बलूचिस्तान को भी, खैबर पख्तूनख्वा या सिंध को, एक कॉलोनी की तरह अपने बना लिया। जब से पाकिस्तान में बलूचिस्तान जुड़ा है, 1948 में पार्ट बना, एनेक्स किया है पाकिस्तान की सेना ने, तब से लगातार वहां पे मूवमेंट उठ रहे हैं आजादी के। 48 में हुआ, फिर उसके बाद 4-5 बार हो चुका है, इस तरह के बड़े बड़े मूवमेंट हुए हैं और हमेशा उसको दबा दिया जाता है। पाकिस्तान ने वहां पे इन लोगों को डिवाइड भी किया, इस्लामिक मूवमेंट भी खड़ा कर दिया। जब नेशनलिस्ट मूवमेंट होता है तो इस्लामिक मूवमेंट को खड़ा किया, इस्लामिक मूवमेंट भी इनके खिलाफ हो गया कुछ, फिर उसके बाद उसमें भी डिवीजन कर दिया। वही डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, शिया सुन्नी झगड़े भी कराए इन्हीं ने, बहुत सेना ने वहां पे। फिर उसके बाद अब पिछले बहुत समय से हम देख रहे हैं, 15-20 साल से, किल एंड डंप पॉलिसी, मारो और दबा दो। कितने लोग मिसिंग हैं, हजारों की तादाद में लोग गायब कर दिए गए। ये वो लड़के हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं,
ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, इस किस्म के लोग हैं जो चाहते हैं अमन शांति रहे और साथ में ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। जो किलिंग्स वगैरह हो रही हैं, जो लोग बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, वो सब को या उन लड़कों को जो धरना प्रदर्शन में आते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशंस करते हैं, उनमें जो एक्टिविस्ट होते हैं उनको उठा ले जाते हैं, टॉर्चर करते हैं और फिर मार डालते हैं। ये चला आ रहा है। अब ये औरतें आई हैं, यकजहती मूवमेंट औरतों का जो बना बलोच यकजहती मूवमेंट, इसमें यही डिमांड कर रही कि भाई हमारे लोग हैं कहाँ। उन किसी के हस्बैंड गायब हैं, किसी का भाई गायब है, किसी के बेटे गायब हैं। तो ये लोग आए हैं वहां पे, डिमांड कर रहे हैं इस्लामाबाद में, और कोई उनका सुनने वाला नहीं। आर्मी का जो तरीका होता है कि जोर जबरदस्ती के तहत हर मूवमेंट को दबा देना, लेकिन अब ये मूवमेंट दबने वाला नहीं लगता मुझे। देखिए आगा साहब, चुनावी मौसम है और ये लोग जिनसे परेशान है वो पाकिस्तान की सेना है। पाकिस्तानी सेना ने इन पर ज़्यादतियाँ की हैं, उसके बाद ये तमाम महिलाएं आके प्रदर्शन कर रही हैं। क्या आपको लगता है बलूच लोगों की ये जो शिकायत सही है कि वो इसीलिए गरीब रह गए कि उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका दोहन उसका दोहन पाकिस्तान करता है, उन पर शोषण किया जाता है और बलूच लोगों को कुछ नहीं मिलता, वो इलाका पाकिस्तान में बहुत पिछड़ा हुआ है? बलोचों की हालत बहुत खराब है, इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ की बहुत खराब है। जो कुछ भी वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लॉइट, उनको वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनीज बाहर की एक्सप्लॉइट करती हैं पाकिस्तान की, और उसका फायदा अब वहाँ की पंजाब के में सेंट्रल पूल में चला जाता है पैसा। उनके यहाँ डेवलपमेंट जो कुछ भी हुआ है पाकिस्तान में, वो केवल सबसे ज्यादा वो पंजाब प्रांत में हुआ है, वहां पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट है। अब नया जो पंजाब बलूचिस्तान में जो डेवलपमेंट मॉडल सरकार ने अडॉप्ट किया है, वो तो उससे तो बलूचिस्तान और परेशान हो गए हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स वहां पे लगाए जा रहे हैं, बड़ी संख्या में चाइनीज लाके बसाए जा रहे हैं, और फिर उसके बस काम करने के लिए वहां पे आ रहे हैं, बस रहे हैं। फिर उसके अलावा ये भी है कि उस जो प्रोजेक्ट है, चाहे बॉर्डर में डीप सी पोर्ट जो बन रहा है, या फिर उससे लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, फायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि ये रीजन बहुत अंडर डेवलप्ड है। और दूसरी बात ये कि सारे जो ठेके और कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, सब कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह, वो सब ज्यादातर पंजाब मूल के लोग हैं पाकिस्तान के, और वहाँ के लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन उसमें बहुत कम है। इसी की चाइनीज जो प्रोजेक्ट्स लाते हैं उसमें वर्कर तक तो वो चाइना से लेके आते हैं, लोकल लोगों को जॉब भी नहीं मिलती। ये समस्या पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि हमने श्रीलंका में भी देखी और दूसरे मुल्कों में भी, अफ्रीका के, यही शिकायत है उन लोगों को। शुक्रिया आगा साहब, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में भी एक केयरटेकर गवर्नमेंट है इसीलिए इतना बड़ा प्रदर्शन वहाँ हो भी पा रहा है और रिपोर्ट भी हो पा रहा है। अगर वहाँ पर कोई स्थायी सरकार होती जो कि बेसिकली सेना की ही पपेट होती है, सेना की कठपुतली होती है, तो क्या ये प्रदर्शन इतने हद तक हो पाता और क्या हम इसको दिखा पाते, ये भी एक बड़ा सवाल ज़रूर खड़ा होता है। चुनाव फरवरी के पहले हफ्ते में है, उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी कि इन बलूचियों का जो प्रदर्शन कर रही महिलाएं हैं इनका क्या होगा, इनकी बातें नई हुकूमत सुनेगी या नहीं सुनेगी। देश की आज़ादी में जिन बड़े शिक्षण संस्थानों की बड़ी भूमिका रही है उनमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक बड़ा स्थान रहा है। इस संस्थान से पढ़कर निकले कई छात्रों ने देश की आज़ादी की लड़ाई में बड़ा योगदान दिया है। फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान AMU से ही पढ़कर निकले थे। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करने वाले अली बंधु मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली इसी विश्वविद्यालय की देन है। मौलाना हसरत मोहानी, राजा महिंदर प्रताप, सैफुद्दीन किचलू, SM टोंकी, अब्दुल माजिद ख्वाजा, काजी अदील अब्बासी इसी संस्थान के विद्यार्थी रहे। अली सरदार जाफरी, शफीकुर रहमान किदवई, रफ़ी अहमद किदवई, राजा गुलाम हुसैन, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, अब्दुल मतीन चौधरी जैसे कितने ही बड़े नाम हैं जिन्होंने राजनीति से लेकर साहित्य, वकालत और विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाया है, सब AMU के प्रोडक्ट हैं। ये सभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले, देश, दुनिया और समाज को नई दिशा दी। लेकिन सवाल ये है कि हम इन शख्सियतों का जिक्र आज क्यों कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जिस संस्थान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़कर वो निकले उसके अल्पसंख्यक दर्जे को कानूनी चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार से ही इसकी सुनवाई शुरू कर दी है। संविधान पीठ में 7 जज हैं, इसी से अंदाजा मिलता है कि यह मुद्दा
कितना बड़ा और कितना गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल है कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक संस्थान है। वैसे तो अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर यह विवाद 57 साल पुराना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा क्यों आया, यह जानना भी जरूरी है। यह मुद्दा जितना कानून से जुड़ा है, उतना ही सियासत भी इसमें उतरी हुई है। इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर हंगामा भी कम नहीं हुआ। आज हम यही सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने वाले हैं। शुरुआत 2005 से करते हैं। दरअसल 2005 में एएमयू ने एक आरक्षण नीति लागू की थी, जिसके तहत पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में 50% सीटें मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गईं। इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने उसी साल इस आरक्षण को पलट दिया और 1981 में एएमयू एक्ट में हुए संशोधन को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने 1967 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ 2006 में 8 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिनमें से एक याचिका तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार की भी थी। 2016 में एनडीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि वो पूर्व की केंद्र सरकार द्वारा 2006 में दायर की गई याचिका को वापस ले रही है। दलील दी गई कि केंद्र सरकार के तौर पर हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, इसमें अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना नहीं की जा सकती। 12 फरवरी 2019 को तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने यह मामला 7 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया। इसी मुद्दे पर मंगलवार से अब चीफ जस्टिस डीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 7 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू कर दी है। इस मामले पर चल रही जिरह के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े सवाल उठाए हैं। मेरे सहयोगी हैं आशीष भार्गव। सुप्रीम कोर्ट पे क्या चलता है उस पर पैनी निगाह बना के रखते हैं। क्या हुआ जिरह में बीते 3 दिनों में, आइए पहले आशीष से सुनते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा होगा या नहीं होगा, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी चौड़ी सुनवाई शुरू हुई है। 7 जजों का संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल यहाँ पर उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जो एएमयू है उसकी गवर्निंग काउंसिल में 180 सदस्य हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 37 मुस्लिम हैं। तो ऐसे में इस विश्वविद्यालय को यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक कैसे कहा जा सकता है, ये सवाल पूछा है कि क्या ऐसे संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान कहा जा सकता है। इसके साथ साथ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जो इस बेंच की अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने ये भी पूछा था कि आज के समय में जब आप कोई संस्थान चलाते हैं तो आपको सिर्फ धार्मिक पाठ्यक्रम नहीं चलाना होता, बल्कि आप विशुद्ध धर्मनिरपेक्ष शैक्षणिक संस्थान और पाठ्यक्रम वहाँ पर चला सकते हैं उस संस्थान में। और कानून ये भी नहीं कहता कि आप सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को ही इस ऐसे विश्वविद्यालय में दाखिला देंगे, आप किसी भी समुदाय के छात्रों को दाखिला दे सकते हैं। और अनुच्छेद 330 जो है संविधान का, वो ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना और प्रशासन की बात कहता है, लेकिन प्रशासन का कोई पूर्ण मानक नहीं है कि 100% जो प्रशासन है वो अल्पसंख्यक ही करेंगे। इसके साथ साथ ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ अल्पसंख्यक ही पूरी तरह प्रशासन को ऐसे संस्थान के चलाएंगे। और एक और बड़ी घटना हुई है कि केंद्र सरकार ने लिखित जवाब दाखिल किया और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति जताई है कि एएमयू को किसी भी सूरत में जो है अल्पसंख्यक संस्थान का टैग नहीं दिया जा सकता है। केंद्र सरकार में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा है कि जो एएमयू है वो राष्ट्रीय चरित्र वाला संस्थान है। एएमयू किसी एक विशेष धर्म का जो है वो संस्थान नहीं है, विश्वविद्यालय नहीं है, क्योंकि ये हमेशा से एक राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय रहा है और इसके राष्ट्रीय महत्व को ही संविधान से मान्यता मिली है, ना कि जो है वो अल्पसंख्यक संस्थान के तौर पर। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी सूरत में एएमयू को जो है वो अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। और जो यूपीए सरकार ने पहले ये कहा था वो राष्ट्रीय हित में ठीक नहीं है, ये भी उन्होंने कहा था। और
सबसे अहम बात यह है कि 2005 में ये लड़ाई शुरू हुई जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो एएमयू है वो अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, उसके दर्जे को ख़त्म कर दिया। इसको लेकर एएमयू और इसके साथ साथ उस समय की तत्कालीन जो है यूपीए सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन इस बीच 2016 आते आते सरकारें बदल गई और फिर जो एनडीए की सरकार है उसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और कहा कि वो यूपीए की जो अपील है और हलफनामा है उसे वापस ले रहे हैं और इस मामले में जो है वो अपना पक्ष रखेंगे। इसके बाद जो है पीठ ने ये कहा था कि वो ये देखेगा कि क्या संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक का जो दर्जा है वो किसी ऐसे संस्थान को दिया जा सकता है जिसकी स्थापना संसद द्वारा कानून बनाकर की गई हो। और क्योंकि ये जो अनुच्छेद 30 है ये धार्मिक आधार पर और भाषाई आधार अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक जो संस्थान हैं उनके प्रशासन करने और उनको स्थापित करने का अधिकार देता है। 12 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को 7 जजों के संविधान पीठ के सामने भेज दिया था और ये अब सुनवाई चल रही है। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठाया गया है कि क्या एएमयू जैसा संस्थान जो संसद के कानून से बना है उसको इस तरीके का दर्जा अल्पसंख्यक का दिया जा सकता है। और 1968 के अजीज बाशा केस पर भी यहाँ बात हुई है। यहाँ पर अगर एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा सुप्रीम कोर्ट रखता है बरकरार तो इसके बाद जो एससी, एसटी और ओबीसी का जो कोटा लगता है वो आरक्षण यहाँ पर नहीं मिलेगा और इस फैसले का जामिया मिलिया इस्लामिया जो विश्वविद्यालय है उसकी कानूनी लड़ाई पर भी इसका एक असर पड़ेगा। उसे 2011 में यूपीए सरकार ने जो है अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किया था। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कानूनी लड़ाई है और ये कानूनी लड़ाई फिलहाल 7 जजों के संविधान पीठ के सामने चल रही है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। देश में चुनावी मौसम चल रहा है, ऐसे में ये लड़ाई जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रही है इसका व्यापक असर बहुत कुछ देखने को मिल सकता है चुनावों के ऊपर। संविधान के जिस अनुच्छेद 30(1) के तहत एएमयू की स्थापना हुई उसे भी आपको बता देते हैं। यह अनुच्छेद सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को यह अधिकार देता है कि वो अपने शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं। संविधान का यह प्रावधान केंद्र सरकार की उस प्रतिबद्धता को मजबूत करता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा और उनके अल्पसंख्यक संस्थान होने के आधार पर उन्हें मदद देने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि एएमयू की स्थापना से जुड़ा संविधान का अनुच्छेद 30 इसकी स्थापना और प्रशासन की बात करता है, लेकिन प्रशासन कोई पूर्ण मानक नहीं है। हमें यह मानने की जरूरत नहीं है कि अल्पसंख्यक द्वारा प्रशासन एक पूर्ण प्रशासन होना चाहिए। इस मुद्दे पर अभी और भी जिरह होनी बाकी है। विवाद के केंद्र में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो उससे पहले एक कॉलेज हुआ करती थी। 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल MOA कॉलेज की स्थापना की थी। इसका मकसद शैक्षणिक तौर पर पिछड़े मुस्लिम समुदाय की शिक्षा को बेहतर करना था और उन्हें सरकारी सेवाओं के लिए तैयार करना था। इस कॉलेज ने पश्चिमी शिक्षा देने के साथ ही इस्लाम की धार्मिक शिक्षा पर भी जोर दिया। सर सैयद अहमद खान महिलाओं को भी शिक्षा देने के पक्षधर रहे। 1920 में इस संस्थान को एएमयू यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। एएमयू एक्ट में कहा गया कि यह अधिनियम अलीगढ़ में एक शैक्षणिक और आवासीय मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए है। इस अधिनियम की भाषा के बाद ही इसके अल्पसंख्यक दर्जे पर सवाल होने शुरू हो गए, लेकिन इसके अल्पसंख्यक स्टेटस पर कानूनी विवाद 1967 में शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस KN वांचू ने इस बात की समीक्षा की कि 1920 के एएमयू एक्ट में 1951 और 1965 में क्या बदलाव हुए हैं। ये बदलाव यूनिवर्सिटी को चलाने से जुड़े हुए थे। जैसे 1920 के एक्ट में कहा गया था कि भारत के गवर्नर जनरल यूनिवर्सिटी के लॉर्ड रेक्टर यानी प्रमुख होंगे, लेकिन 1951 में इसकी जगह विजिटर शब्द लाया गया और भारत के राष्ट्रपति को विजिटर बताया गया। 1920 का एक प्रावधान कहता था कि सिर्फ मुस्लिम ही यूनिवर्सिटी कोर्ट का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन 1965 में इसे बदलकर गैर मुस्लिमों को भी इसमें जोड़ दिया गया। इससे यूनिवर्सिटी कोर्ट का अधिकार घट गया और एएमयू की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की शक्तियां बढ़ गईं। एएमयू की व्यवस्था में इन बदलावों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है,
याचिकाकर्ताओं की प्रमुख दलील थी कि मुस्लिमों ने एएमयू की स्थापना की है, इसीलिए इसे चलाने का अधिकार भी उन्हीं का है। इन याचिकाओं पर विचार के बाद ही 20 अक्टूबर 1967 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि एएमयू की स्थापना न तो मुस्लिम अल्पसंख्यकों ने की और न ही उनके द्वारा चलाया इसको जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1920 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापित कर सकते थे, लेकिन इससे यह गारंटी नहीं हो जाती कि यूनिवर्सिटी की डिग्री को भारत सरकार आधिकारिक मान्यता दे देती। इसीलिए कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि एएमयू को केंद्र सरकार के अधिनियम से स्थापित किया गया है ताकि उसकी डिग्रियों की सरकारी मान्यता बनी रहे। तो भले ही यह अधिनियम मुस्लिम अल्पसंख्यकों की मेहनत से पास हुआ हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं निकलता कि 1920 के अधिनियम के तहत इसे मुस्लिम अल्पसंख्यकों ने स्थापित किया। सुप्रीम कोर्ट ने तब यह भी कहा कि 1920 के एक्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी सिर्फ मुस्लिमों द्वारा ही संचालित नहीं थी, बल्कि इसका प्रशासन लॉर्ड रेक्टर और अन्य वैधानिक संस्थाओं के अधीन था। यहां तक कि यूनिवर्सिटी कोर्ट, जिसमें सिर्फ मुस्लिम सदस्य हुआ करते थे, वो भी ऐसे निर्वाचक समूह द्वारा चुनी जाती थी जो सिर्फ मुस्लिम नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले ने देश भर में मुस्लिमों के विरोध प्रदर्शनों को हवा दे दी थी। इसका असर सियासत पर दिखा और 1981 में संसद में एएमयू एक्ट में संशोधन लाया गया, जिससे इसके अल्पसंख्यक स्टेटस पर मुहर लगाई गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2005 के अपने जिस फैसले में पीजी मेडिकल में मुस्लिमों के लिए 50% आरक्षण के प्रावधान को खारिज किया था, उसके साथ ही 1981 के एएमयू एक्ट के तहत एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान मानने का फैसला भी खारिज कर दिया था। बस उसी सब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई चल रही है। शिक्षण संस्थानों पर इन दिनों खबरों की बात ज़्यादा कहाँ होती है। इसी बहाने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बात तो आज हो रही है। इस यूनिवर्सिटी पर गौरवमयी इसका इतिहास रहा है। इसी मुद्दे पर बात की हमने एएमयू में इतिहास के प्रोफेसर मोहम्मद सज्जाद साहब से। सज्जाद साहब, कोर्ट में जो बहस चल रही है उस पर तो मैं आपसे नहीं पूछ सकता, मामला भी कोर्ट की विचाराधीन है, लेकिन हम आपसे ये सवाल जरूर पूछना चाहेंगे, इतिहास के नजरिए से देखें तो आप एएमयू को कैसे देखते हैं? हिस्टोरिकली ये था कि ये मुस्लिम्स ने मुस्लिम्स के लिए इस्टेब्लिश किया और उसमें गवर्नमेंट ने मदद किया, जमीनें दी, फंड दिया, और जबकि उस वक्त ना कॉन्स्टिट्यूशन था ना आर्टिकल 30 था, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं थीं कि भाई मॉडर्न सिस्टम में डेमोक्रेटिक हो या ना हो, यानी कॉलोनियलिज्म के पीरियड में भी और डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी माइनॉरिटीज के कुछ राइट्स होते हैं। तो ये ऑफ मुस्लिम्स एंड फॉर मुस्लिम्स था। चंदे, इसमें फंड जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स ने भी दिए और उनका भी इंटेंशन यही था कि मुस्लिम्स जो हैं वो मॉडर्न एजुकेशन लेकर आगे बढ़ें, हिंदूज मॉडर्न एजुकेशन लेकर आगे बढ़ें। और ये भी बात वाजे कर दूं कि 1870 के दशक से ही ये बात भी बहुत वाजे था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के हवाले से और बाद में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया उस हवाले से भी, कि हम एडमिशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। और यही बात चलती रही 2005 तक, यानी कि धार्मिक आधार पर एएमयू ने कभी आरक्षण दिया ही नहीं, ना तो नौकरियों देने में, यूनिवर्सिटी की जो पोस्टें होती हैं उस पर नौकरी देने में, ना दाखिलों में। धार्मिक आधार पर आरक्षण केवल 2005 में एक बार दिया गया, वो भी तब जब उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में, जब 1992 में स्टीफेंस कॉलेज के केस में और 2002 में टीएमए पाई फाउंडेशन कर्नाटका के केस में, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया था कि जिस माइनॉरिटी ने वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कायम किया है उस पर्टिकुलर माइनॉरिटी के लिए 50% तक एडमिशन में आरक्षण रहेगा। तो उसके आधार पर ही 2005 में एएमयू ने ऐसा किया। और 2005 में जब ये किया गया था, उस समय जो वाइस चांसलर थे वो भी लॉ ग्रेजुएट थे और आईएएस बनने से पहले वो लोअर जुडिशियरी में भी नौकरी कर चुके थे, डिस्ट्रिक्ट लोअर जुडिशियरी में। और उस वक्त जो चांसलर थे वो चीफ जस्टिस रह चुके थे भारत के, एएम अहमदी। उस वक्त जो रजिस्ट्रार थे वो भी लॉ के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर फैजान मुस्तफा।
अब इन लोगों ने मशवरा करके ही किया होगा और उन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को समझकर ही किया होगा, और उस वक्त की सरकार से भी सलाह ली होगी, तभी 2005 में उन्होंने ये कदम उठाया। उससे पहले 1981 में यूनिवर्सिटी का अमेंडमेंट एक्ट आ चुका था, और उस एक्ट में ये साफ था, वाज़े तौर पर ये बात कही गई थी कि एजुकेशनल एंड कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम्स के लिए ये इंस्टीट्यूशन होगा। तो 1981 के एक्ट ने भी ये क्लियर किया था। सज्जाद साहब, आप इतने समय से इस नामी संस्थान से जुड़े हुए हैं, एएमयू की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक देश के इतिहास में उसका क्या योगदान है? देखिए, आज़ादी की लड़ाई में भी कोई भी यूनिवर्सिटी एक समाज का हिस्सा होता है, तो उस समाज में जितने प्रकार की विचारधाराएं होंगी, यूनिवर्सिटी कैंपस में भी उतने प्रकार की विचारधाराएं होंगी। तो इसमें देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान यहीं के पढ़े हुए थे। अगर आप राष्ट्र निर्माण में, फिल्मों में देखें, नसीरुद्दीन शाह यहाँ के पढ़े हुए थे। स्पोर्ट्स में कई लोग आगे आगे थे, अभी भी अनुभव सिन्हा भी यहीं के पढ़े हुए हैं। बहुत सारे, अच्छा, चूंकि एडमिशन में कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा है, तो एमबीबीएस, इंजीनियरिंग और इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज में, एमबीए, जितने कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये तमाम तरह के जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, वहां आप देखिएगा कि नॉन मुस्लिम प्रोपोर्शन 50-50 होगा। चूंकि आर्ट्स और लिबरल आर्ट्स वगैरह में वो लोग यहाँ ना आकर किसी और यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह चले जाते हैं, तो वहाँ एक प्रोपोर्शन 50 से थोड़ा कम होगा। लेकिन जो भी एम्बिशियस एम्प्लॉयबल कोर्सेज हैं, वहाँ आपको प्रोपोर्शन इस तरह का मिलेगा। धर्म के आधार पर आरक्षण रहा ही नहीं है। तो राष्ट्र निर्माण में तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। ये जो आरसी मजूमदार एक हिस्टोरियन हुए हैं, उनका एक टेक्स्ट बुक है, मल्टी ऑथर टेक्स्ट बुक है, एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने इसका एक्नॉलेजमेंट बहुत खुले लफ्जों में किया है। जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़िए, तो उसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि मॉडर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास की जो कमी थी मुस्लिम में, क्योंकि मुस्लिम रूढ़िवादिता ने मॉडर्न एजुकेशन को रेजिस्ट किया था, एक्सेप्ट करने में रिलक्टेंटली एक्सेप्ट किया था। तो उस वक्त अलीगढ़ मूवमेंट आगे आया और परसुएट किया कम्युनिटी को कि नहीं, आप मॉडर्न एजुकेशन एक्वायर करो। तो जवाहरलाल नेहरू ने बहुत साफ तौर पर लिखा है कि मुसलमानों में एजुकेटेड मिडिल क्लास का प्रोपोर्शन तैयार करने में अलीगढ़ मूवमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। एमएओ कॉलेज या एमयू का बहुत बड़ा हाथ है कि इन्हीं मॉडर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास ने फिर नेशन बिल्डिंग में और नेशनल मूवमेंट में और आज़ादी के बाद नेशन बिल्डिंग में योगदान दिया। आज़ादी के बाद पहले वाइस चांसलर ही जाकिर हुसैन थे, जो खुद बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। खान अब्दुल गफ्फार खान का हमने पहले ही नाम लिया, अनुभव सिन्हा है। फिल्म में हर मैदान में, चंद्रयान वगैरह में भी अभी जो था उसमें योगदान दिया यहाँ के स्टूडेंट्स ने और साइंटिस्ट्स ने, और मुख्तलिफ मैदानों में भी, वायरोलॉजी में अभी जो कोविड के क्राइसिस में वायरोलॉजिकल साइंसेस पर बहुत ज़्यादा ये किया गया, वो उसमें जो साइंटिस्ट हैं शाहिद जमील साहब, वो यहीं के पढ़े हुए हैं, उनके फादर भी यहीं पढ़ाए थे। तो इस तरह के, मतलब एक लंबी लिस्ट है जिसमें राष्ट्र के लिए बड़े बड़े योगदान देने वाले लोग हर मैदान में। देश की उच्च शिक्षा में सज्जाद साहब, एएमयू की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम्स हैं उसमें से कई सारे रैंकिंग में ये बहुत आगे हैं। इनका मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट जो है इंडियाज बेस्ट करार दिया गया है, और साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट, यूनानी मेडिसिन, हिस्ट्री में, सोशल साइंस में आप देखिए हिस्ट्री ने कितना योगदान दिया है कि मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट डिपार्टमेंट है, और मतलब आधी सदी से ज्यादा से लगातार वो सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी है। और जो भी साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड हिस्ट्री राइटिंग का एक बहुत बड़ा, बहुत ही रिनाउंड सेंटर है। तो हिस्ट्री में भी, मेडिकल साइंस में आप देख लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, जो रोजाना हजारों पेशेंट का इलाज करता है सब्सिडी पे, सब्सिडाइज ट्रीटमेंट देता है। वहाँ भीड़ जाकर देख लीजिए कि कितनी बड़ी भीड़ वहाँ रहती है, और इतने सारे पेशेंट्स का इलाज करना
ये सारे काम अंजाम दे रहा है। कम्युनिटी मेडिसिन भी है, जहाँ मोबाइल वैन लेकर के बड़ी बस जो है वो देहातों में जाकर वहाँ इलाज करती है, यानी कि टेकिंग द हेल्थ केयर, गवर्नमेंट हेल्थ केयर एट द डोर स्टेप ऑफ द पीपुल, कॉमन पीपुल, पुअर पीपुल, वहाँ ले जाकर वो इलाज कर रही है। और मैनेजमेंट से कितने सारे कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स हैं जो मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और कॉमर्स से पढ़कर वहाँ दिए हैं। पूरे मिडिल ईस्ट की जो रेमिटेंस इकोनॉमी है, इंडिया में जो रेमिट हो रही है इकोनॉमी, और हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमारे मुल्क का जो है, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो मिडिल ईस्ट और दूसरी कंट्रीज में जो एमयू के पढ़े हुए लोग वहाँ नौकरी कर रहे हैं और वहाँ से पैसे यहाँ भेजते हैं, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मजबूत हो रहा है, वरना हम बहुत कमजोर हो जाए आर्थिक रूप से। तो ये सारे योगदान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब इस इतिहास को बताने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर मामला बड़ा है, गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच क्या फैसला देती है उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। गाजा पर इजराइल के हमले के बाद से यमन के हूती विद्रोही लगातार लाल सागर, अदन की खाड़ी और अरब सागर से गुजरने वाले कारोबारी जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। हूती विद्रोही इजराइल से नाराज़ हैं और उन्होंने ऐलान कर रखा है कि जब तक इजराइल गाजा पर हमले बंद नहीं करता वो जहाज़ों को निशाना बनाता रहेगा। अभी तक 50 से ज़्यादा देशों से संबंध रखने वाले 26 जहाज़ों को हूती निशाना अपना बना चुके हैं। हूती विद्रोहियों ने बुधवार को जो हमला किया वो अभी तक का उसका सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, लेकिन सभी को अमेरिका ने नाकाम कर दिया। इस बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने संकेत दिए हैं कि वो हूती विद्रोहियों पर अब सीधे जवाबी हमले कर सकता है। अमेरिका ने ईरान को भी चेतावनी दी है कि वो हूती विद्रोहियों की मदद बंद करे, वरना गंभीर परिणाम होंगे। अमेरिका ने रेड सी यानी लाल सागर में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर ड्वाइट डी आइजनहोर तैनात कर दिया है। इस विमान वाहक पोत पर तैनात FA-18 लड़ाकू विमान और 4 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स ने हूती विद्रोहियों के ताज़ा हमलों को नाकाम किया था। और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे फॉरेन अफेयर्स के एडिटर उमा शंकर से। अमेरिका और यूके ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वे यमन के हूथी विद्रोहियों के खिलाफ सीधी सैन्य कार्रवाई करेंगे। हूथी विद्रोही लगातार लाल सागर से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं, उस पर हमले कर रहे हैं। बुधवार को भी हूथी की तरफ से हमला किया गया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इसमें कम से कम 21 ड्रोन और मिसाइलों को जहाज़ों की तरफ निशाना बनाकर दागा गया। हालांकि इसे लाल सागर में गश्त कर रहे अमेरिकी और यूके के जो युद्धपोत हैं उन्होंने नष्ट कर दिया और कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से हूथी के हमले लगातार जारी हैं, उसके खिलाफ दुनिया के देश जो हैं वो लामबंद हो रहे हैं, क्योंकि ये सबकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाल रहा है। हालांकि हूथी के हमलों की जद में अब तक करीब 26 जहाज आ चुके हैं और बाकी जो हमले हैं उनको नष्ट कर दिया गया, क्योंकि इसके अलावा हूथी की तरफ से दागे गए जो 100 से अधिक ड्रोन और रॉकेट और मिसाइल जो हैं उनको हवा में ही नष्ट किया जा चुका है। नहीं तो नुकसान और ज़्यादा होता। जो शिपिंग कंपनियां लाल सागर से अपने जहाज़ों को गुजारती हैं उनमें 20% की गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि कंपनियों ने इस रूट को अवॉइड करना शुरू कर दिया है। हालांकि अमेरिका समेत करीब 2 दर्जन देशों ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन चलाकर इस इलाके में सुरक्षा बहाली की कोशिश की है, लेकिन खतरा लगातार बना हुआ है। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें हूथी के हमले तुरंत रोके जाने की बात की गई है। इसमें यूएन के सदस्य देशों के उस अधिकार को भी इंडोर्स किया गया है, जिसमें वो अपने जहाज़ों की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा करने का उनके पास हक है, ये बात कही गई है। हूथी से अपने हमले तुरंत रोकने को कहा गया है, क्योंकि इससे न दुनिया की अर्थव्यवस्था सिर्फ प्रभावित हो रही है, बल्कि इलाकाई शांति और स्थिरता को भी खतरा पैदा हो गया है। दूसरी तरफ हूथी के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर इसे एक राजनीतिक खेल करार दिया है। अमेरिका पहले भी हूथी को चेता चुका है, लेकिन हूथी ने हमले बंद नहीं किए हैं। अमेरिका पहले भी कह चुका है कि वो सीधी सैन्य कार्रवाई करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन, जो कि अभी मध्य पूर्व के दौरे पर हैं, उन्होंने बहरीन में कहा है कि हूथी के हमलों के पीछे सीधे तौर पर ईरान जिम्मेदार है और इसे तुरंत रोकने की मांग की है। ऐसा न होने पर खामियाजा भुगतने की चेतावनी भी दी है और लगातार ईरान को चेतावनी दी जाती रही है, लेकिन ईरान जो है वो इस मामले में अपने कुछ खास नहीं कर रहा। इजराइल हमास युद्ध के शुरू होने के बाद से अमेरिका ईरान को ऐसे गुटों को मदद न देने की चेतावनी दे रहा है, लेकिन न मानने की सूरत में युद्ध के फैलने का जो खतरा है वो अधिक है। हूथी का दावा है कि मंगलवार को उसने एक ऐसे जहाज को निशाना बनाया जो सैन्य मदद
लेकर इजराइल जा रहा था, हुथी ने ये हमले यही कहकर शुरू किए थे कि उसका मकसद इजराइल को जाने वाली मदद को रोकना है। हुथी हमास के समर्थन में हमले कर रहा है और गाजा में इजराइल के हमले रोकने की मांग कर रहा है। लेकिन हुथी के हमलों की जद में 50 से अधिक देशों से संबंध रखने वाले जो जहाज हैं वो आ चुके हैं। भारत आ रहे जहाजों पर भी लाल सागर के साथ साथ अरब सागर में भी हमले हुए हैं, जिसके बाद भारत की नौसेना को 10 से अधिक पोतों को तैनात करना पड़ा है। तो कुल मिलाकर हुथी के हमलों को अमेरिका और बाकी देश बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और अगर ये ना रुका तो सीधी कार्रवाई अमेरिका करेगा और यूके भी करेगा हुथियों के खिलाफ, ये तय है। और इस बीच इसी मुद्दे पर आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से फोन पर बात की। विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि मेरे मित्र विदेश मंत्री ब्लिंकन से आज शाम मेरी अच्छी चर्चा हुई। हमारी चर्चा समुद्री सुरक्षा की चुनौतियों, खास तौर पर लाल सागर इलाके पर केंद्रित रही। मैं गाजा समेत पश्चिम एशिया के हालात पर उनकी गहरी जानकारी की प्रशंसा करता हूं। दरअसल हुती विद्रोहियों के हमलों ने पूरी दुनिया के सामने नई चुनौती खड़ी कर रखी है। इसकी वजह यह है कि समंदर के जरिए दुनिया के व्यापार का 12% से ज्यादा स्वेज नहर लाल सागर से होकर गुजरता है। हुती विद्रोहियों के हमले का असर कई बड़ी शिपिंग कंपनियों के कामकाज पर दिखा है। इसका असर दुनिया के कारोबार, खास तौर पर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों पर पड़ सकता है। हाल में इनकी कीमतों में उठापटक की एक बड़ी वजह हुती विद्रोहियों के यही हमले बताए जाते हैं। सेतु की सैर। समंदर में बना देश का सबसे लंबा पुल 21,000 करोड़ की लागत से बना ये पुल मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। 2 घंटे का सफर महज 20 मिनट में पूरा होगा। 50 साल पहले जरूरत महसूस की गई थी, अब जाके ये जरूरत चरितार्थ हो पा रही है। लेकिन बनने की शुरुआत हुई केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद 2018 में। कार में बैठे एलिफेंटा की पहाड़ी भी आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि देश में समंदर के ऊपर बना ये पहला सेतु है, नाम है अटल सेतु। सी लिंक की बात आते ही दिमाग में जो सबसे पहले तस्वीर उभरती है वो बांद्रा वर्ली सी लिंक की। लेकिन मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी नावा सेवा अटल सेतु से वो तस्वीर बदलने वाली है। मुंबई को नई मुंबई से जोड़ने वाला देश में ये समुद्र पर बना सबसे बड़ा पुल है, जिसके जरिए घंटों का सफर मिनटों में तय कर सकेंगे, वो भी सुंदर नज़ारों के साथ। तो आइए चलते हैं अटल सेतु की सैर पर। मुंबई में शिवड़ी से नई मुंबई के चिरले तक ये पुल 22 किलोमीटर लंबा है। 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद ये आम जनता के लिए खुल जाएगा। लेकिन एनडीटीवी की टीम को उससे पहले ही इस पर कार से जाने का मौका मिला। 22 किलोमीटर लंबे इस पुल पर कार में चलने का मजा ही कुछ अलग है। न ट्रैफिक, न कोई सिग्नल। 100 किलोमीटर की स्पीड से बस चलते ही जाना है। लेकिन हाँ, नियमों का पालन जरूर कर रहा है, क्योंकि जगह जगह पर सीसीटीवी लगे हैं, जहां से सभी गाड़ियों पर नजर होगी। इस ब्रिज का जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है वो शायद देश का सबसे एडवांस्ड सिस्टम है। इसमें कैमरा जो है 400 कैमरेज है। ये इंटेलिजेंट कैमरा एआई बेस्ड, यहाँ पे सेंसर्स है, थर्मल सेंसर्स है जो अगेन एआई बेस्ड है। यानी फॉग हो या एकदम समझ लीजिए कोई कुछ होता है तो थर्मल सेंसर्स विल वर्क एंड दे विल आइडेंटिफाई। इसमें इस प्रकार का है कि अगर गाड़ी रुकती है तो तुरंत कंट्रोल सेंटर में अलर्ट आता है। इस पुल की शुरुआत शिवड़ी से हुई है और शिवड़ी खाड़ी का बड़ा हिस्सा इस पुल के नीचे आता है, जहां पर दूर देशों से फ्लेमिंगो आते हैं। उन्हें कोई दिक्कत न हो, इसीलिए इस पुल के किनारे दोनों तरफ इस तरह के साउंड बैरियर लगाए गए हैं और जो इस पर लाइट लगी है वो भी इस तरह लगाई गई है कि उसका प्रकाश समुद्र में न जाकर सिर्फ पुल तक ही सीमित रहे। इसमें मशीनरी में साइलेंसर्स लगाकर काम किया गया है जिससे आवाज़ ना आए। फ्लेमिंगोस की संख्या जो है कम ना हो, फ्लेमिंगोस को किसी प्रकार का डैमेज ना हो। नॉइज़ बैरियर्स का इस्तेमाल किया गया है। ये ब्रिज जो है सीस्मिकली रेजिस्टेंट है। 2.5 पट ज़्यादा, ज़रूरत से 2.5 पट ज़्यादा इसको किया गया है ताकि ये अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, नेचुरल कैलामिटीज़, डिजास्टर्स से
रेजिस्टेंट रहे। 100 साल का इसका लाइफ स्पैन है। मुंबई को नई मुंबई के चिरले तक जोड़ने वाला ये पुल 22 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 16.5 किलोमीटर पुल इस समंदर पर बना है। 2 भारतीय कंपनियां L&T और टाटा ने इसे जापान कंपनी के सहयोग से बनाया है और इसे बनाने के लिए खास तौर पर ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यहाँ पास में ही सामने जो हम देख रहे हैं ये JNPT है, यानी बड़ा बंदरगाह है। बड़े बड़े मालवाहक जहाज यहाँ पर आते हैं, तो उनके आवाजाही में कोई दिक्कत न हो, इसीलिए OSD तकनीक से इस्तेमाल किया गया है। जिस सामने हम जो देख रहे हैं लाल रंग का, वो दरअसल OSD तकनीक से बनाया 180 मीटर लंबा ब्रिज है, जिसके नीचे से बड़े बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ जा सकते हैं। इस ब्रिज के लिए हमने अगर टेक्नोलॉजिकली हम सोचे तो कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुए हैं जो पहली बार भारत में इस्तेमाल हुआ है। उसमें से उल्लेखनीय अगर देखें तो लॉन्ग स्पैन्स, यानी 180 मीटर तक के 4 स्पैन से, इसमें 150 मीटर के स्पैन से, 165 मीटर के स्पैन से, 140 के स्पैन से। इसके लिए एक विशेष जापानीज़ टेक्नोलॉजी ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक, इसका इस्तेमाल किया गया है। इसके जो पाइल फाउंडेशंस है ये 154 फीट बिलो द रॉक सरफेस इन द सी, ऐसा किया गया है। ये अटल सेतु मुंबई से गोवा, पुणे या फिर अलीबाग में जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, और इसके साथ ही ये JNPT से भी जुड़ेगा और बगल में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है नया नई मुंबई में, उससे भी जुड़ेगा। यानी कुल मिलाकर ये ब्रिज जो है अटल सेतु पुल आर्थिक विकास को एक बड़ी गति देगा। मुंबई में शिवड़ी में अटल सेतु से सीधे फ्री होकर शहर में जा सकते हैं, या फिर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और बाद में जाकर कोस्टल रोड से भी कनेक्ट होगा। तो नई मुंबई में चिरले से JNPT, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे से जुड़ेगा। नई मुंबई में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी कनेक्ट करने की योजना है। यानी पुल रोड कनेक्टिविटी को इस कदर बेहतर करेगा ताकि सबकी जिंदगी आसान हो सके। भारत में ये अपनी तरह का पहला टोल सिस्टम है जिसे ओपन रोड टोल सिस्टम कहते हैं। मतलब ये कि यहाँ पर टोल भरने के लिए गाड़ियों को रोकना नहीं पड़ेगा। गाड़ी में लगे फास्ट टैग से हाई टेक लगा जो सिस्टम है अपने आप ही टोल कट कर लेगा और गाड़ी की स्पीड कम न होते हुए गाड़ी इसी तरह से निकल जाएगी। इस पर चलने के लिए 250 रुपए का टोल देना होगा। ये महंगा जरूर लग रहा है, लेकिन समय और ईंधन की बचत को देखते हुए इसे बहुत किफायती बताया जा रहा है। फिलहाल मुंबई से चिरले जाने के लिए 2 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन इस पुल के जरिए सिर्फ 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। हमारे कंसल्टेंट ने जो कैलकुलेट किया था जब प्रोजेक्ट बनी थी, तो उस वक्त ऐसा था कि अगर आप एक ट्रिप लेते हैं तो 700 से 800 रुपये की बचत होगी आपकी जस्ट फ्यूल कॉस्ट में। सो 700 से 800 रुपये की बचत यहाँ पे होगी, और तो दैट इज़ अ सेविंग। तो ये एक बड़ा सेविंग है। दूसरा एक सेविंग है कि चूँकि वेहिकुलर मूवमेंट जो है वो वेहिकुलर मूवमेंट में टाइम भी का बचत होगी और साथ में डिस्टेंस की बचत होगी। इसलिए वेहिकुलर एमिशंस जो होती है वो वेहिकुलर एमिशंस में बड़े पैमाने में चेंज आएगा। देयर विल बी अ डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अटल सेतु भारत में हो रहे तेजी से विकास का अद्भुत उदाहरण है। इसकी जरूरत तो 50 साल पहले महसूस की गई थी, लेकिन बनना शुरू हुआ साल 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद और अब बनकर तैयार है। इससे बेहतर कनेक्टिविटी तो मिलेगी ही, आर्थिक विकास को भी गति देगा। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।